YouTube पे पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सभी मेजर थ्योरीज और थिंकर्स एक वीडियो में कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। थ्योरीज में सबसे पहले नाम आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का। साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म जो है वो लुई ब्रैंडिस ने कॉइन की थी 1910 में, लेकिन F.W. टेलर पहले एक ऐसे थिंकर थे जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट को सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करना शुरू किया, इसलिए आज उन्हें जाना जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ही उनके नाम से जाने लगी है, यानी टेलरिज्म और साइंटिफिक मैनेजमेंट को एज ए सिनोनिमस यूज किया जाता है। बेसिक थीम क्या है, क्या कहती है ये थ्योरी? ये थ्योरी कहती है कि मैनेजमेंट अपने आप में एक ट्रू साइंस की तरह है। इसके कुछ फिक्स्ड लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो किसी भी देश में हो, वहां पर अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिक थीम है कि मैनेजमेंट के कुछ फिक्स रूल होते हैं। अब प्राइमरी गोल क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? अचीव क्या करना चाहती थी? वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहती थी कि इंडस्ट्रीज है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें काम करने की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। टेलर कहते हैं एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन का। कहते हैं अगर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर आनी है तो उसके साथ मेंटल रेवोल्यूशन भी लेकर आनी होगी। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है मैनेजमेंट और वर्कर को एक दूसरे के प्रति अपना एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। इन दोनों को मिलकर काम करना होगा, हार्मनी में काम करना होगा, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट में रहकर काम करना होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल टेलर बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि इंसान के वर्क को एक तरह से परखना अच्छे से कि कैसे डेवलप किया जाए अच्छे से, ताकि इसमें एफिशिएंसी बढ़ सके। पहली चीज आपने ये करनी। दूसरा ये कहते हैं साइंटिफिकली आपने सिलेक्ट करना है लोगों को और फिर उन्हें ट्रेन करना है। तीसरा कहते हैं कि मैनेजमेंट को वर्कर के साथ फुली कोऑपरेट करना होगा, सिर्फ अपनी ही मनमर्जियां नहीं करनी है। फोर्थ कहते हैं इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइडेड होनी चाहिए, उसकी भी डिवीजन होनी चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो टेलर हमें बताते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल फॉरमैन है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कितने सारे PYQs और कितने क्वेश्चन बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले टेलर कहते हैं वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए, यानी वर्कर के ऊपर जो सुपीरियर होंगे वो एक नहीं होगा, वो 8 होंगे। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक कंसेप्ट आता है, उसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, जिसका मतलब होता है कि वर्कर जो है उसका एक ही सुपीरियर होगा और उसी से ऑर्डर लेगा। लेकिन टेलर कहते हैं ऐसा नहीं है। वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए 8 लोग होंगे और उनका नाम वो देते हैं 8 फंक्शनल फॉरमैन। अब ये क्या है? इनको कैटेगराइजेशन भी करते हैं। कहते 4 ऐसे होंगे जो प्लानिंग रूम में बैठेंगे, ठीक है, जिनके नाम है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन भी होगा एक। ये क्या मतलब बनता है? रूट क्लर्क का मतलब है अगर किसी कार फैक्ट्री में कार बनने जा रही है तो उसका रूट कहाँ पर, कौन सा पार्ट बनेगा, कहाँ तक जाएगा, वो सारी चीजें करेगा, प्लान करेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो होगा जिसने, रूट क्लर्क ने सारी प्लानिंग की है, दूसरों को समझाएगा, इंस्ट्रक्शन देगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम बेसिकली ये होगा कि टाइम और कॉस्ट कितनी लगने वाली है, ये सारी चीजें कंप्लीट करने में। डिसिप्लिनेरियन से पता चलता है उसके नाम से ही कि उसने मेंटेन रखना है कि सारी चीजें स्मूथली और एफिशिएंटली चलती रहे, डिसिप्लिन बना के रखना। प्रोडक्शन ऑफिसर यानी वो लोग जिसे वो कहता है शॉप फ्लोर में बैठेंगे, एक्चुअली जहां पर काम हो रहा है वहां पर जाकर चीजें निगरानी रखेंगे। उसमें आ जाते हैं स्पीड बॉस जो काम की स्पीड को देखेंगे, गैंग बॉस जो देखेंगे कोई कमी नहीं आ रही, किसी रॉ मटेरियल की कोई चीज़ें तो नहीं चाहिए, वो गैंग बॉस है। रिपेयर बॉस कोई चीज़ खराब हो रही है, रिपेयर करेंगे। इंस्पेक्टर है जो ध्यान रखेगा कि काम एफिशिएंटली चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे डिसिप्लिनेरियन जो है वो प्लानिंग फ्लोर पे काम करता है, वैसे ही इंस्पेक्टर जो है वो प्रोडक्शन ऑफिसर, वैसे ही इंस्पेक्टर जहां पर एक्चुअली काम हो रहा है वहां पर काम करता है। तो इस तरह से ये आपने याद रखने हैं, इससे बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट, इनमें ही टेक्निक्स में एक फंक्शनल फॉरमैन आ गई। दूसरी आती है मोशन स्टडी, कि आपने मोशन को एनालाइज करना है कि चीज़ें कैसे परफॉर्म कर रही है और अननेसेसरी मूवमेंट्स तो नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई काम कर रहे हो तो वो काम ABCDE स्टेप से होकर ही फिर F तक पहुंच रहा है। क्या सीधा भी हो सकता है कि A से काम F तक पहुंच जाए? कुछ अननेसेसरी हमें मूवमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, तो अगर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं तो की जानी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, तो उसका इमोशन स्टडी करनी, क्या वो जल्दी भी पहुंच सकता है, तो ये चीज़ें करनी। टाइम स्टडी है कि एक टास्क को कंप्लीट करते
वक्त कितना टाइम लगता है, क्या अगर एक टास्क को कंप्लीट करते वक्त 10 मिनट लग रहे, क्या उसको रिड्यूस करके 9 या 8 तक लेकर आया जा सकता है, इसकी स्टडी करनी। और फिर इसमें एक और नया एंगल डाल देते हैं जिसे कहते हैं डिफरेंशियल पेस रेट प्लान। इसका मतलब ये होता है कि वर्कर को आउटपुट के बेसिस पे अब पैसे मिला करेंगे। मान लीजिए एक वर्कर पूरे दिन में 10 यूनिट कंप्लीट करता है और उसके लिए उसको 5 रुपये पर यूनिट मिलते हैं, लेकिन अगर वही वर्कर दिन में 15 यूनिट कंप्लीट करके दिखा दे, अपने आउटपुट जो है उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दिखा दे, तो टेलर कहते हैं उनको फिर 6 रुपये पर यूनिट मिले जाएंगे। तो ऐसे उनको मोटिवेट किया जाएगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स देके। एक एक्सेप्शन प्रिंसिपल की भी बात करते हैं कि रूटीन में जो टास्क हो रहे हैं उसको तो फोकस करना ही करना, लेकिन रूटीन के टास्क से हटकर कुछ ऐसी दिक्कतें भी आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो उनको भी इंस्पेक्शन साथ साथ में चलता रहना है। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसकी वजह से आउटपुट कम हो जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने समझाया साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा जरूरी थी, तो किसी तरह की आउटपुट में ये कमियां नहीं देखने चाहते। एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी के बाद लाइन ही लग जाती है और इनके फॉलोअर्स भी आ जाते हैं जो बात करने लगते हैं अपनी भी कुछ टेक्निक्स की। एच.एल. गान का उनमें पहले नाम आता है, वो हैबिट्स ऑफ इंडस्ट्री का कंसेप्ट लेकर आते हैं। कहते हैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होनी शुरू होती है उनमें कुछ ना कुछ हैबिट्स आ जाती है, ये हैबिट्स आगे चलकर फिक्स हो जाती है। इसलिए इनिशियल स्टेजेस पे जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो मैनेजमेंट को ध्यान रखना होगा कुछ अच्छी हैबिट्स ही वर्क कल्चर में लेकर आए, नहीं तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। वो गैंट चार्ट भी डेवलप करते हैं, उसके लिए फेमस है। गिलबर्ट आते हैं, वो फ्लो प्रोसेस चार्ट से चीज़ें बनाना शुरू करते हैं मैनेजमेंट की, और उसमें बताते हैं कुछ अननेसेसरी स्टेप्स फ्लो चार्ट में जो हमें दिखाई देते, कहते हैं उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, इस पे काम करते हैं। लेटर वो अपने ही यूनिट ऑफ वर्क भी डेवलप करते हैं। अगर उनके नाम को उल्टा कर दे गिलबर्ट को, तो उस यूनिट ऑफ वर्क का नाम रखा जाता है थर्बलिक्स। एच. इमर्सन ये एफिशिएंसी के 12 प्रिंसिपल्स लेकर आते हैं। एम.एल. कुक बात करते हैं कि वर्कर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होनी बहुत जरूरी है। हालांकि टेलर इससे डिसएग्री करते। टेलर कहते हैं कि ये काम एक्सपर्ट्स का होता है, किसी भी जॉब को एनालिसिस करना वर्कर का नहीं होता है। खैर एनीवे, नीचे आप फ्लो चार्ट दे सकते हो जिस तरह से मैंने बताया। बस इस फ्लो चार्ट को ही देख लोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा इंसान किसकी बात कर रहा है। ये मेरा एक वे है आपको बताने का कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो, जैसे 4 पॉइंट से लंबे लंबे, उसको इस तरह से शॉर्ट भी किया जा सकता है फ्लो चार्ट में, आसानी से चीज़ें समझ आ जाती है और याद रहने के चांसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। ऐसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं। क्लासिकल थ्योरी के की प्रोपोनेंट्स यानी मेजर थिंकर्स कौन कौन है, 20th सेंचुरी में डेवलप होते हैं मेजर थिंकर्स आते हैं इसमें, फ्योल, गुलिक, उर्विक, मुनी, रैली, फॉलेट एंड शेल्टन। इसके दूसरे नाम भी है क्लासिकल थ्योरीज के, जैसे कि ट्रेडिशनल थ्योरीज भी कहते हैं इसे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। अगर एग्जाम में ऐसे 4-5 नाम से कोई भी एक नाम उठाकर आपको कुछ पूछ लिया जाता तो याद रखना ये क्लासिकल थ्योरी की बात हो रही है। फोकस किस पे रहता है? इसका फोकस रहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करती है, हायरार्की की बात करती है, एफिशिएंसी की बात करती है। देखो टेलर सिर्फ एफिशिएंसी की ही बात करता है, लेकिन इसके साथ ये हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों पर बात करना शुरू कर देती है। क्लासिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट लेकर आती है इकोनॉमिक मैन का। कहते अगर वर्कर्स को मोटिवेट करना है, लोग मोटिवेट होते हैं अगर उनको इकोनॉमिक रिवार्ड्स दिए जाए, तो ये इकोनॉमिक मैन का आइडिया हो गया। की आइडियाज़ इनके कौन से रहते हैं? की आइडियाज़ जो है वो बेसिकली ये है, गुल्लिक और रिविक ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। वो कहते हैं वो प्रिंसिपल आप ह्यूमन ने आज तक जितनी एसोसिएशन बना रखी है उस सब में अप्लाई हो सकते हैं। तो वो कौन से थे वो भी देखते हैं। क्लासिकल थ्योरी में सबसे पहले नाम आता है हेनरी फ्योल का, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ये एक ऐसे थिंकर थे जो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह का कोई फर्क नहीं करते थे, क्योंकि ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी हो, पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसके सेम सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स रहने वाले हैं। फ्योल की बुक्स की बात करते हैं, पहले आती है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 में पब्लिश होती है। फिर आती है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट 1923 में पब्लिश होती है। फ्योल कहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, मोरल उसमें हो, मोरालिटी हो, जनरल एजुकेशन हो, स्पेशल नॉलेज हो उसके पास, और एक्सपीरियंस हो। मोटा मोटी देखा जाए तो आप कहीं पर भी जॉब करने जाते हो तो आपकी ये 6 चीज़ें तो देखी जाती है। फिजिकल फिट हो, मेंटली फिट हो, करेक्टर आपका अच्छा है या नहीं, मोरली गुड हो, जनरल एजुकेशन आपने क्या किया है, स्पेशल एजुकेशन मास्टर्स किस में की है, एक्सपीरियंस आपको कितना रहा है। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी भी सेम ही कही जा रही है।
इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की कुछ एक्टिविटीज बताइए, यानी एक एडमिनिस्ट्रेशन में किन किन चीज़ों पर काम होता है, कौन से या कह लो डिपार्टमेंट होते हैं, एक तरह से ये भी समझ सकते हो। फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, टेक्निकल, कमर्शियल, मैनेजियल, सिक्योरिटी, ये 6 होते हैं। अब इसको याद करने का शॉर्टकट मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि ये आपका बन गया फैट CMs, मोटे चीफ मिनिस्टर। बस इसको ऐसे याद कर लो, ये याद रहेगी। फिर एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 5 होते हैं। प्लानिंग, कहने का मतलब ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कौन सी चीज़ें करनी होती है। प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, कमांडिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इसको कहते हैं POCCC। ऐसे याद रखना है कि 5 एलिमेंट्स ऑफ इसी से क्वेश्चन आते हैं PYQ के, तो आप पढ़ते रहो आराम से। फिर 14 प्रिंसिपल देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं, यानी एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए आपका या एक ही सुपीरियर होना चाहिए, टेलर की तरह नहीं कि 8-8 होने चाहिए। यूनिट ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ग्रेटर गुड की बात करते हैं। रेम्युनरेशन, यानी आपने जो काम किया उसका आपको मेहनत, लेबर या पे मिलनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। स्केलर चेन की बात करते हैं। स्केलर चेन का मतलब है जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी वो टॉप टू बॉटम होगी, यानी आपका कोई बॉस होगा और फिर नीचे तक वो बताएगा क्या क्या करना है दूसरे लोगों को जो उसके नीचे आते हैं। ऑर्डर की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, टेन्योर ऑफ पर्सोनल जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। इनिशिएटिव की बात करते हैं, स्पिरिट द कॉप्स की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है यूनियन होनी चाहिए पर्सोनल में, तो इसकी बात करते हैं। ये 14 प्रिंसिपल है, पढ़कर ही पता चल रहा है क्या क्या चीज़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से जो आपने याद रहने हैं वो कुछ कॉमन थीम होते हैं। जैसे क्लासिकल थ्योरी में डिवीजन ऑफ वर्क रहने वाला है, इसके साथ यूनिटी ऑफ कमांड रहने वाला है। तो आगे चलकर हम गुलिक और उर्विक के जब प्रिंसिपल्स देखेंगे सेम चीज़ें वो भी बताएंगे। चलिए अब गुलिक और उर्विक की बात कर लेते हैं। क्लासिकल थ्योरी अपनी पीक पे 1937 में पहुंचती है। तब पहुंचती है जब गुलिक और उर्विक दोनों मिलकर पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक राइटिंग निकालते हैं। इसमें वो हेनरी फ्योल के आइडिया को फर्दर डेवलप ही करते हैं। ये कहते हैं कुछ न्यूट्रल प्रिंसिपल हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई हो सकते हैं। तो गुलिक का सबसे पहले 4P फॉर्मूला आपको याद रखना है। 4P की वो बात करते हैं। पहली P पर्पस, जिसका नाम फंक्शन। P फिर से आता है प्रोसेस, स्किल्स। थर्ड P पर्सन्स, क्लाइंटल आता है। और फोर्थ P प्लेस और एरिया आता है। ये 4P आपसे पूछी भी जाती होती है 4P में उन्होंने क्या दी है। कोई इनमें से एक P को बदल देंगे, ठीक है, या मिस कर देंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गुलिक के 7 एलिमेंट्स याद रखने हैं आपने। फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, जिसको वो शॉर्ट में कहते हैं पोस्टकॉप। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें करना जरूरी है, उसे पोस्टकॉप कहते हैं। अब गुलिक 10 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, वहीं उर्विक 8 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। तो जो गुलिक है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और जो उर्विक के है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1943 में उर्विक अपनी फेमस बुक पब्लिश करते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें वो 29 प्रिंसिपल देते हैं, बहुत एक्सपैंड कर देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर आप टेलर, गुलिक और उर्विक के देखेंगे तो डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे स्पेशलाइजेशन कहते हैं, वो सब में आपको कॉमन दिखाई देगा। ये इनका एक मेन प्रिंसिपल है जो सब जगह चलता है। कुछ कुछ जगह पर कोऑर्डिनेशन भी सब जगह चलेगा। जैसे गुलिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था, टेलर सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कुछ डिफरेंस भी पाए जाते हैं, तो इनको बैठ के आराम से एक बार अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं म्यूनी एंड रैली। ये ऑनवार्ड इंडस्ट्री करके अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं 1931 में। और ये क्लासिकल थ्योरी को सबसे पहले यूएसए में सबसे पहले होते हैं जो फॉर्मुलेट करते हैं। 1939 में इसी बुक का टाइटल चेंज करके द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रख दिया जाता है। तो ये दोनों बुक सेम ही है, अलग अलग टाइम पीरियड में नाम चेंज किया गया। ये 4 प्रिंसिपल बताते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी जैसे हम डिवीजन ऑफ वर्क भी कहते हैं, लाइन एंड स्टाफ। तो ये 4 प्रिंसिपल्स कहते हैं। आपने याद रखना है किसने 14 कहे हैं, किसने 10 कहे हैं, किसने 8 कहे हैं, किसने 4 कहे हैं। बस यही क्लासिकल थ्योरी में चीज़ें याद करनी होती है। MP फॉले की बात करते हैं। ये एक पहले ऐसे थिंकर है जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिमेंशंस को लेकर आते हैं।
यानी उस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें सोचना पहली बार जो शुरू करते हैं वो एमपी फॉले लेके आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन डिमेंशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये क्लासिकल अप्रोच और बिहेवियर अप्रोच जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहलाती है उनमें एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म में जेएस मिल करते हैं ना हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में काम एज ए ब्रिज, तो यहाँ पर वो फॉले काम कर रही है। तो उनकी बुक्स के नाम देखते हैं कौन कौन से। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1896 में आती है। द न्यू स्टेट 1920 में। क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये फेमस बुक है उनकी 1924 में आती है। डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में आती है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन की बात कहते हैं। ये कहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट पाए जाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल की ओपिनियन और इंटरेस्ट वो डिफरेंट होने ही होने हैं, इनएविटेबल है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं हमें कन्फ्लिक्ट को ये नहीं देखना कि वो हार्मफुल है ऑर्गेनाइजेशन के। कन्फ्लिक्ट एक नॉर्मल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का और इसको हैंडल करना होगा हमें कंस्ट्रक्टिव वे में। तो कुछ कंस्ट्रक्टिव वे होने चाहिए कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ से ही इनका आइडिया निकल कर आता है कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट का, कि कन्फ्लिक्ट को नेगेटिव डिमेंशन से नहीं पॉजिटिवली डिमेंशन से देख रहे हैं। तो कहते हैं कन्फ्लिक्ट को फिर सॉल्व करने के कौन से वे हो सकते हैं। कहते हैं एक है डोमिनेशन, एक साइड जीत जाए वो डोमिनेशन होगी। दूसरा हो गया कॉम्प्रोमाइज, दोनों साइड ने कोई ना कोई बात अपनी छोड़ दी, कुछ सम पार्ट ऑफ व्हाट दे वांटेड उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। एक हो गया इंटीग्रेशन, किसी ने भी अपना नुकसान नहीं कराया, किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, चर्चा करके बातचीत करके वो ऐसे नतीजे पर पहुंचे जहां पर दोनों साइड की जो रियल नीड्स थी वो पूरी हो रही है। और फॉले मानते थे कि सबसे बेस्ट वे है जो कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन आता है। फॉले के कंसेप्ट ऑफ पावर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं पावर क्या होता है, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं या किसी में चेंज लेकर आना चाहते हैं वो पावर है। वो पावर ओवर और पावर विद के कंसेप्ट में डिफरेंसेस बताते हैं। वो कहते हैं पावर ओवर का मतलब होता है जब कोई इंसान दूसरे पर अपनी मर्जी थोपे, वो पावर ओवर है। और पावर विद तब होता है जब दो इंडिविजुअल और ग्रुप अपनी अपनी पावर को एक जगह पर पूल करते हैं और सेटलमेंट पर पहुंचते हैं। उस सेटलमेंट में जो दोनों को मंजूर हो, दोनों के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो, वो पावर विद है। और फॉले चाहते हैं पावर विद का आइडिया ही होना चाहिए, पावर ओवर का आइडिया एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। लीडरशिप की बात करें तो फॉले कहते हैं लीडरशिप में सिर्फ लीडर नहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लीडर भी लोगों से इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए यहाँ से आइडिया निकलता है फॉले का सर्कुलर लीडरशिप का या सर्कुलर रेस्पॉन्स का, जो फेमस आइडिया है, पूछा जाता होता है। ये कहते हैं 3 तरह की लीडरशिप पाई जाती है। एक है लीडरशिप ऑफ पोजीशन, आप किसी पोजीशन पे हो, अथॉरिटी पे हो, आईएएस ऑफिसर हो या प्रधानमंत्री हो, ये है फॉर्मल अथॉरिटी, ये होगी लीडर ऑफ पोजीशन। फिर लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी, आपके अंदर कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ ऐसी है, जैसे करिस्मेटिक पर्सनैलिटी हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो वाली क्वालिटीज़ ऐसे है, तो ये होगी लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी। एक होगी लीडरशिप ऑफ फंक्शन, जिसमें पोजीशन की वजह से भी आपके पास एक अथॉरिटी है और पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से भी है आपके पास, तो ये दोनों को मिलाकर जो बनती है वो है लीडरशिप ऑफ फंक्शन। अगर आपको बहुत सारे थ्योरीज और थिंकर्स के फैक्ट्स पढ़ के बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जस्ट एग्जाम से पहले जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व करते हैं उनके हाई चांसेस बन जाते हैं कि वो कट ऑफ को पार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं वही उन्हें अगले दिन एग्जाम में आ रखे होते हैं। तो इनकेस आपने टेस्ट सीरीज हमारी परचेस नहीं की, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो नेट चेयर है पोलिटिकल साइंस का एग्जाम हो या CUET PG पोलिटिकल साइंस का एग्जाम हो, बाइलिंगुअल में मिल जाती है। और अभी रिसेंटली हमने नेट पेपर 1 के एग्जाम की भी यूनिट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, मिक्स्ड मॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। जरूर देखिए हमारी वेबसाइट eduseeker.in में जाकर। अब हम बात करते हैं बिहेवियरल थ्योरी की, जो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड से जिसकी शुरुआत होती है। एमपी फॉले के आइडिया को फर्दर डेवलप करते हैं और सोशल सिस्टम स्कूल के स्पिरिचुअल फादर कहलाते हैं। इनको पहले फुल ब्लोन बिहेवियरलिस्ट होने का खिताब जो है वो मिल रखा है। ये बिहेवियल मूवमेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती है उसकी शुरुआत करते हैं, और इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन एक कोऑपरेटिव सोशल एक्शन है, साथ मिलकर किया गया हुआ एक काम। अगर इनकी बुक्स की बात करें तो पहली बुक आती है इनकी फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, 1938 में पब्लिश होती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948 में पब्लिश होती है। इनकी एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम थ्योरी। अब इसमें कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है इक्विलिब्रियम बने रहना। किन 2 चीज़ों में? कंट्रीब्यूशन और सेटिस्फैक्शन में।
पार्टिसिपेंट यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं दूसरी ओर ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि जो काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराना। जब इन दोनों का तालमेल बैठा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के 3 एलिमेंट बताए हैं। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है विलिंगनेस टू वर्क और तीसरा है कॉमन पर्पस होना, किसी ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करना। ये 3 चीज़ें होनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। एक इनकी और फेमस थ्योरी है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई अथॉरिटी को तब तक मानेगा सबॉर्डिनेट जब तक वो अथॉरिटी जोन ऑफ इनडिफरेंस में लाई करती है, तभी तक मानेगा। अगर किसी सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को कहा कि वीकेंड पे भी काम करना है और तुझे उसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये जोन ऑफ इनडिफरेंस से बाहर चलेगी, तो वो नहीं काम करेगा। लेकिन अगर उसे कहा कि 1-2 घंटे ज़्यादा लगाकर ये आज की फाइल कुछ कंप्लीट कर जाओ, तो वो हो सकता है ऐसा काम कर ले। तो जोन ऑफ इनडिफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जहाँ पर अथॉरिटी एक्सेप्ट की जाती है सबॉर्डिनेट के द्वारा अपने सुपीरियर की। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी नेक्स्ट हम समझते हैं एल्टन मायो की, जहाँ से शुरुआत होती है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के दूसरे नाम भी है, जैसे कि नियो क्लासिकल थ्योरी, सोशल इकोनॉमिक थ्योरी 1930s में आती है, क्लासिकल थ्योरी के अगेंस्ट आती है, एंटी आती है। तो ये कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ने ह्यूमन एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो होना चाहिए वो नहीं देख पाए। उन्होंने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा, समझाया, बताया, वो एक मैकेनिस्टिक व्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर्बर्ट साइमन क्रिटिसाइज करते हुए क्लासिकल थ्योरी को प्रोवर्ब्स भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता होता है, याद रखना। अब एल्टन मायो आते हैं, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी लेकर आते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी कहते हैं। ये कहते हैं कि वर्कर जो काम करते हैं फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके बिहेवियर को ये नोट करना शुरू करते हैं। इसलिए ये फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ऐसी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं देखने के लिए कि किस तरह से काम हो रहा है। इनकी अप्रोच को क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं। इनके बुक्स के नाम जानते हैं। पहला आता है ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1933 में पब्लिश होती है। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 में पब्लिश होती है। फिर लिखते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 में होती है। बुक के नाम याद रखना इजी है क्योंकि ह्यूमन प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, बस यही चेंज हो रहा है, बाकी सेम रह रहा है। हाथोन स्टडीज़ करते हैं एल्टन मायो, बहुत फेमस होती है, शिकागो में करते हैं, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हाथोन वर्क्स नाम की एक कंपनी में। 1924 से लेकर 32 तक ये स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट होता है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, 1924 से 27 तक चलता है। ये एक एक एक्सपेरिमेंट याद रखना है आपने, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये होता है वर्कर जहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर वहाँ की लाइट को चेंज किया जाए यानी इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए उसकी इंटेंसिटी, तो क्या वर्कर की प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज आता है? तो इसकी फाइंडिंग ये निकलती है, चाहे लाइट से कोई चेंज आए ना आए, लेकिन जब वर्कर को ऑब्जर्वेशन में डाला जाता है तो उनके प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल कर आया कि फिजिकल कंडीशंस इतनी मैटर नहीं करती जितनी सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर मैटर करते हैं। कि जब उन्हें लगता है कि वो वॉच किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है, उनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी में चेंज आते हैं। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट आता है 1927 में। ये इस पर्पस से किया जाता कि अगर वर्किंग कंडीशंस में किसी तरह से चेंज लेकर आया जाए तो वर्कर की आउटपुट में कोई चेंज आते हैं। तो यहाँ से ये फाइंडिंग निकल के आती है कि नॉन इकोनॉमिक रिवार्ड्स और सैंक्शंस इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं सिर्फ उनकी वेजेस, बोनस या सैलरी, यही सब चीज़ों के लिए वो काम कर रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो मोटिवेट रहते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम होता है, 1928 से लेकर 31 तक चलता है। यहाँ पर इंटरव्यूज़ की जाती है उनके सेंटिमेंट्स और एटीट्यूड समझने के लिए। और यहाँ पर फाइंडिंग ये पाई जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग उनकी रहती है जिसकी वजह से इसका ह्यूमन रिलेशन नाम पड़ा, कि वर्कर जो है आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स नहीं है, वो किसी न किसी इनफॉर्मल वर्क ग्रुप के मेंबर जरूर हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन में दोस्ताना तो बन ही जाता है, लोगों की फ्रेंडशिप हो जाती है, लोगों के अपने ग्रुप बन जाते हैं, तो उस हिसाब से उनकी आउटपुट इन्फ्लुएंस होती होगी। तो बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ देखने की कोशिश की गई कि इनफॉर्मल सोशल ग्रुप जो बन जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो वर्कर की आउटपुट को
इफ़ेक्ट करते हैं, तो वहाँ से निकल के आया हाँ वो उनकी बिहेवियर और आउटपुट को इफ़ेक्ट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बन जाते हैं, जो भी दोस्ताना रहता है उसकी वजह से। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने याद रखने हैं। एल्टन मायो कहते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के ना 3 मेन एलिमेंट्स या 3 मेन फीचर समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल्स की परसेप्शंस और इमोशंस होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। तो इसलिए वर्कर की प्रोडक्शन या ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट कैसी रहेगी, कितनी जल्दी गोल अचीव होंगे, कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी, ये इस चीज़ पे भी डिटरमिन करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं। फिजिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में और क्लासिकल थ्योरी में कहा जाता है, ये 2 चीज़ों पर काम किया जाए। लेकिन एल्टन मायो ने नया एंगल लेकर आया कि ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन पे, बहुत डिपेंड करेगा कि उसकी आउटपुट कितनी होने वाली है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पहली बार एल्टन मायो जैसे लोग कंसेप्ट लेकर आते हैं कि सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर नहीं देखना है, कुछ ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल होते हैं और वो एक दूसरे के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसली जिसके चलते हुए आउटपुट या प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट होती है। तो ये किस तरह से लोग इंटरेक्ट करते हैं, इनके बिहेवियर के नाम भी दिए गए। एक है जो इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, उसको रेट बस्टर कहा जाता है। एक बहुत कम करता है, उसे चीजलर कहा जाता है। एक वो है जो शिकायत करता रहता है सुपरवाइजर को, अपनी कोलीग को, जब कोई ऐसा करता है उसे स्क्वीलर कहा जाता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो PYQ में आ रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। रेट बस्टर कौन है, चिजलर कौन है, तो आपने याद रखना है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की भी बात करते हैं कि वर्कर की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं और बिहेवियरल थ्योरी समझते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है डेविड ईस्टन का। ये जो बिहेवियरल थ्योरी है आगे चलकर एडवांस होती है तो इसको न्यू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी भी कहते हैं। ये ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी से मोर साइंटिफिक है और इन्होंने डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल पार्ट पे ज़्यादा जोर दिया है, पर्सपेक्टिव पार्ट पे कम दिया है। पर्सपेक्टिव का मतलब है जहाँ पर आप अपनी तरफ से सजेशन और एडवाइसेस देते हो कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए, वर्कर को ऐसे काम करना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये चीज़ें हटा दी गई, प्योरली डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल बना दिया। डेविड ईस्टन 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स देते हैं बिहेवियरल थ्योरी के, कि बिहेवियरल थ्योरी या कोई भी थ्योरी बिहेवियरल थ्योरी कहलाएगी अगर वो 8 स्टेप्स को फॉलो करेगी, जिसमें पहले आता है रेगुलरिटीज़, दूसरा है वेरिफिकेशन करना, तीसरा है टेक्निक्स उसमें होनी चाहिए, चौथा है क्वांटिफाइड होनी चाहिए चीज़ें, पांचवा है वैल्यूज़, फिर सिस्टमेटाइजेशन, फिर प्योर साइंस तक वो चीज़ पहुंचती है, देन इंटीग्रेशन होती है वो किसी थ्योरी के साथ। अब इन सभी को याद रखना है ऑर्डर में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। इनको याद रखने के लिए आप ये निमोनिक्स याद कर लो, जिसको कहते हैं RVT क्वस्पी। यहाँ से आपको शायद याद रह जाए कौन सी कहाँ पर आती है। बिहेवियरल थ्योरी में नेक्स्ट नाम आता है क्रिस आर ग्रिसिस का। इनकी बुक का नाम है पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, 1957 में पब्लिश होती है। ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप पे बात करते हैं। सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी देते हैं जो फेमस होती है, वो है इमैच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी। इसमें कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऐसे बिहेव करते हैं या इस तरह से काम करते हैं कि उनमें एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो इमैच्योर स्टेट से मैच्योर की तरफ जाते हैं। जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, एंटर करते हैं, तो उनकी जो स्टेज होती है वो इमैच्योरिटी वाली होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे काम करते रहते हैं, एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, तो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट जिसके लिए ये फेमस है वो है थ्योरी फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी। क्रिस आर ग्रिस और E.W. बेक ने दोनों ने मिलकर डेवलप की थी। ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों ही सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। कहते हैं इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको कहते हैं पर्सनलाइजिंग प्रोसेस। लेकिन दूसरी ओर जब ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को यूज़ करती है अपने गोल अचीव करने के लिए, तो उसे सोशलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर इन दोनों ऑपरेशंस को एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होने लगे तो उसे फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिहेवियरल थ्योरी में मैकग्रेगर को। इन्होंने बहुत पॉपुलर थ्योरी दी जिसका नाम है थ्योरी X एंड थ्योरी Y। इनकी बुक का नाम है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, जो 1960 में आती है। ये कहते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजरियल एक्ट रहते हैं वो किसी ना किसी थ्योरी पर निर्भर करते हैं कि कौन से बिलीफ को लेकर काम किया जा रहा है। तो कहते हैं हम 2
बिलीफ को दो थ्योरीज में डिवाइड कर सकते हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। एक है कि लोग काम करना पसंद नहीं करते, ये थ्योरी एक्स में। थ्योरी वाई कहती है नहीं, लोग काम करना पसंद करते हैं। थ्योरी एक्स कहेगी लोगों को काम करने के लिए फोर्स करना पड़ता है। थ्योरी वाई कहती है लोग अपने आप मोटिवेट होकर काम कर सकते हैं और करते हैं। थ्योरी एक्स कहती है लोगों को बताना पड़ता है क्या क्या करना है। थ्योरी वाई कहती है लोग अपने आप भी इनिशिएटिव लेते हैं अपॉर्चुनिटी देखकर। थ्योरी एक्स कहती है लोग सेल्फिश होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। थ्योरी वाई कहते हैं लोग कमिट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए हैं, अगर उनको ये दिख जाए कि इनमें उनका बेनिफिट भी कैसे हो रहा है। थ्योरी एक्स जो बात करती है, क्लासिकल थ्योरी हम जो पीछे पढ़ के आए हैं, सारी उनके ही बिलीफ को प्रोपोगेट करती है। और थ्योरी वाई रिप्रेजेंट करती है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को। नेक्स्ट समझते हैं बिहेवियरल थ्योरी। रैंसिस लिकेट ने क्या आइडिया दिया है। ये मोस्टली जो इन्होंने काम किया है वो है मैनेजरियल एफिशिएंसी पर काम किया है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए कैसे चीज़ें मैनेज की जाए एफिशिएंटली, उसे कहते हैं मैनेजरियल एफिशिएंसी। इनकी बुक्स के नाम है न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट 1961 में आती है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 1967 में, न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट 1976 में आती है। ये चार मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चार तरह के मैनेजमेंट सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे। एक है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, जो एक्सप्लॉइट करते हैं अपने वर्कर्स को, और दूसरी है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, जो उनके फ़ायदे का सोचती है। तीसरी है कंसल्टेटिव, जो उसके साथ वर्कर के साथ कंसल्ट करती है। और फोर्थ है पार्टिसिपेटिव ग्रुप, जो वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी कराती है। और ये पर्सनली पार्टिसिपेटिव ग्रुप के मैनेजमेंट सिस्टम को प्रेफर करते थे। अब हम समझते हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी, और सबसे पहले उसमें नाम आता है हर्बर्ट साइमन का। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? बहुत सारे अल्टरनेटिव है, उनमें से कुछ एक चुनने को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। हर्बर्ट साइमन डिसीजन थ्योरिस्ट में से सबसे पहले इनका नाम आता है। इनके लिए डिसीजन मेकिंग ये है बहुत सारे अल्टरनेटिव होना और उसमें एक ऑप्टिमम रैशनल चॉइस करना ही एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। उसका नाम है बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। अब ये क्या है? इसमें ये कहते हैं जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो रैशनली बाउंडेड है, यानी एक लिमिटेड रैशनैलिटी के दायरे में ही वो डिसीजन ले पाते हैं। वो कहते हैं कोई भी डिसीजन जो है वो बेस्ट नहीं होता अपने आप में। आप अपने डिसीजन को मैक्सिमाइज नहीं करते, आप सिर्फ सेटिस्फाइजिंग डिसीजन ले सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? ये दो वर्ड से बन के मिला है, सेटिस्फैक्शन और सफाइजिंग। आप डिसीजन वो लेते हो जो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है, और सफाइज आपको लग रहा है उस टाइम पर कि ये डिसीजन ठीक है। इसीलिए चलते हुए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि आप लिमिटेड रैशनैलिटी के दायरे में काम करते हो, और इसलिए वो कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी का मॉडल लेकर आते हैं। डिसीजन मेकिंग की स्टेजेस क्या रहती है? सबसे पहले होती है इंटेलिजेंस एक्टिविटी। ये आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी कंडीशंस है यहाँ पर डिसीजन रिक्वायर भी है। फिर आती है डिज़ाइन एक्टिविटी। आप वहाँ पर सोचते हो क्या अल्टरनेटिव और भी वे हैं इस चीज़ को करने के, तो वो हो गया डिज़ाइन एक्टिविटी। तीसरा है चॉइस एक्टिविटी, जब आप उन्हीं अल्टरनेटिव में से कोई एक स्पेसिफिक चॉइस लेते हो कोर्स ऑफ एक्शन को करने के लिए, तो वो कहलाता है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी में दूसरा नाम आता है चार्ल्स ई लिंडब्लॉम का। इन्होंने दिया है इंक्रीमेंटल मॉडल अपने एक आर्टिकल द साइंस ऑफ मॉडलिंग 2, जो 1959 में पब्लिश होता है। इनका मॉडल जो है वो हर्बर्ट साइमन के रैशनल मॉडल से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन कैसे लेते हैं उसको सही तरीके से अभी तक डिस्क्राइब ही नहीं किया गया। कहते हैं हम डिसीजन लेते हैं इंक्रीमेंटलिज्म की बेसिस पे। अब ये क्या है? कहते हैं हमने जो पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट एक्शन या कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है उसमें कुछ हल्की सी मॉडिफिकेशन करते हुए हम उसी को कंटिन्यू करते जाते हैं, और उसी को वो इंक्रीमेंटलिज्म का मॉडल कहते हैं। इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल के बहुत सारे और नाम हैं, जैसे कि ब्रांचिंग टेक्निक, मॉडल ऑफ सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन, स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग, ये कहते हैं। तो इन शॉर्ट लिंडब्लॉम ये कहते हैं कि पास्ट एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस ही एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए। यही इंक्रीमेंटल मॉडल है। ये किल्ड्रोर के डिसीजन मेकिंग थ्योरी की बात करते हैं और ये ऑप्टिमल मॉडल देते हैं।
पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन 1968 में बुक आती है, जिसमें ये ऑप्टिमल मॉडल सजेस्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग यानी डिसीजन मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग को बेसिकली डिसीजन मेकिंग ही ये कहते हैं। ये कहते हैं इनका जो ऑप्टिमल मॉडल सजेस्ट किया गया है ये अब तक के डिसीजन मेकिंग के जितने मॉडल हैं उससे सुपीरियर है। ये कहते हैं इस मॉडल में इकोनॉमिकली रैशनल और एक्स्ट्रा रैशनल मॉडल का दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। और ऑप्टिमल मॉडल में 3 प्रिंसिपल फेसेस लेते हैं डिसीजन लेने के। एक है मेटा पॉलिसी मेकिंग, जहाँ पर आप पॉलिसी बनाने की चर्चा कर रहे हो, बनाने का सोच रहे हो। दूसरा है जिसमें पॉलिसी आप बनाते हो, और तीसरा है पॉलिसी बनाने के बाद पोस्ट पॉलिसी मेकिंग फेज, जहां एग्जीक्यूशन हो गया और सारी चीज़ें होगी कि ठीक तरह से जो डिसीजन लिया गया या पॉलिसी बनाई गई वो काम कर रही है या नहीं। बस आपने इतना याद रखना है कि ड्रोड ने ऑप्टिमल मॉडल दिया है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम करते हैं बात मोटिवेशन थ्योरीज की, और इसमें सबसे पहला नाम आता है अब्राहम मास्लो का। अब्राहम मास्लो का एक क्लासिक पेपर है जिसका नाम है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो 1943 में आती है, और यहाँ पे वो नीड हायरार्की की बात करते हैं जो बहुत ही फेमस हो जाती है। उनकी एक और पॉपुलर बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, जो 1954 में आती है। यहाँ पर भी ह्यूमन नीड्स जो होती है इंसान की, वो उसके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है उसकी बात करते हैं। बात करते हैं उनकी हायरार्की ऑफ नीड्स की, जो सबसे ज़्यादा उन्हें पॉपुलर बनाती है। कहते हैं ये 5 तरह की नीड्स होती है हमारी लाइफ में। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, खाना पीना सोना सेक्स, ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती है। सिक्योरिटी नीड्स आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी से बचना, चोरी डकैती से बचना, और कई तरह के डेंजर्स हो सकते हैं जिसमें आपको सेफ्टी चाहिए, वो नीड्स आ गई। सिक्योरिटी नीड्स मतलब सेफ्टी नीड्स। सोशल नीड्स आ जाती है, आपको फैमिली चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए, कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हो, ये सब कुछ सोशल नीड्स में आ जाता है। एस्टीम नीड्स या ईगो नीड्स भी होती है इंसान की। सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेकर इंडिपेंडेंस होने की भावना उसमें होना, उसका स्टेटस को लेकर उसकी सोसाइटी में कितनी इंपॉर्टेंस है, उसको कितना अप्रिशिएट किया जाता है, कितनी रिकॉग्निशन मिलती है, यह सब कुछ ईगो नीड्स में आ जाती है। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स, जिसमें आप फाइनली अपने आप की पोटेंशियल को रियलाइज करते हो और उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करते हो। यहाँ पर आकर आपको अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपनी इमोशंस, अपनी डिज़ायर, अपनी ड्रीम्स, पूरी जानकारी आपको जब हो जाती है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो वर्ड है वो कर्ट गोल्डस्टेन ने कॉइन किया था, ये भी आपने याद रखना है। मोटिवेशन थ्योरी की दुनिया में दूसरा नाम आता है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग का। इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन की दी है। ये 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, मोटिवेशन और हाइजीन, जिनको हम और डिस्कस करेंगे। इनकी बुक्स के नाम पहले जान लो। पहला नाम है मोटिवेशन टू वर्क, 1959 में पब्लिश होती है। फिर वर्क एंड नेचर ऑफ मैन 1966 में पब्लिश होती है। मैनेजियल चॉइस टू बी एफिशिएंट एंड टू बी ह्यूमन, ये 1976 में पब्लिश होती है। ये कहते हैं वो कौन से 2 फैक्टर हैं जिनको 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं ना मोटिवेशन की, उसको समझते हैं। हर्ट्ज़बर्ग ने 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट की, जो पिट्सबर्ग इंडस्ट्री का पार्ट थे, उनकी इंटरव्यू की, ये जानने के लिए कि कौन से फैक्टर है जो उनकी मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनसे ये पूछा गया कि आपने ये बताना है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन देती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेटिस्फेक्शन उसी जॉब में कम करती है। तो यहाँ से मोटिवेटर और हाइजीन वर्ड वो निकल लगाते हैं। ये मोटिवेटर को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इंसान की अपनी जॉब के साथ कैसी रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है वो सारी चीज़ें जो डिससेटिस्फेक्शन का कारण नहीं भी बनती अगर वो एब्सेंट है, लेकिन उनकी प्रेजेंस होने की वजह से उनको सेटिस्फेक्शन आती है। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर कहलाए जाते हैं जिनकी एब्सेंस की वजह से डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट है तो सेटिस्फेक्शन नहीं भी होती। हाइजीन फैक्टर्स कौन कौन से? कंपनी की पॉलिसी क्या है, सैलरी क्या है, आपके सुपरवाइज़र कैसे हैं, वर्किंग रिलेशंस हो गए, आपके अपने रिलेशनशिप विद द कलीग्स हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, रिलेशनशिप विद द सबॉर्डिनेट हो गया, स्टेटस हो गया, ये सारे हाइजीन फैक्टर है। जॉब की सिक्योरिटी हो गया। मोटिवेटर्स में आती है अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, वर्क कैसा है, काम कैसा कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, एडवांसमेंट कितनी है, ग्रोथ कितनी है, ये सभी मोटिवेटर्स में आ जाती है। हाइजीन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ मोटिवेटर फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो
इन दोनों फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टू फैक्टर थ्योरी से नाम से फेमस है। अगर चाहते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से अच्छे से काम ले सके, वो मोटिवेट रहे। चलिए अब समझते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में जो फ्रेडरिक्स ने दी है। फ्रेडरिक्स की पहले तो बुक का नाम याद कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, 1964 में आती है, फेमस बुक है इनकी। यहाँ पर ये बात करते हैं 3 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की। एक है इकोलॉजिकल अप्रोच, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, एक है आइडियल मॉडल्स। हम जो कवर करेंगे वो है आइडियल मॉडल्स, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में तो क्वेश्चन आते हैं। पहला मॉडल की बात करते हैं उनका। पहला मॉडल है अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल। इसमें किस चीज़ की बात करते हैं? कहते 2 तरह की सोसाइटीज़ देखी जा सकती है मोटा मोटी। एक वो सोसाइटी है जहाँ पर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, उसको एग्रेरिया कहते हैं, एग्जाम्पल जिसकी वो चाइना लेते हैं। और एक वो सोसाइटी जिसमें इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, जिसको वो इंडस्ट्रिया नाम देते हैं, और इसमें एग्जाम्पल लेते हैं वो यूएसए की। अब कहते हैं एग्रेरिया में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ज़्यादा होती है, स्टैटिक वैल्यूज़ होती है, सारी चीज़ें सोशल स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्रिया में अचीवमेंट ओरिएंटेड वैल्यूज़ होती है, जो आपने कमाया है, जो मेहनत से मेरिट बेस्ड चीज़ें होती हैं। डायनामिक मोबिलिटी होती है, लोअर क्लास अपर क्लास में भी जा सकती है मेहनत करके, ये बात की गई है। इगैलिटेरियन सिस्टम की बात की गई है इंडस्ट्रिया में। एग्रेरिया में ऐसे नहीं, आप जिस घर में पैदा होगे, जो जात में पैदा होगे, जो धर्म में, वही पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, उस तरह का ही फिर आप काम करोगे जो आपके एंसेस्टर करते आए हो। फ्रेडरिक्स की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन ये रहती है कि जितनी भी सोसाइटीज़ है वो एग्रेरिया स्टेट से इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ मूव करेगी या इवॉल्व होगी। 1957 में भी वो अपनी एक राइटिंग लेकर आते हैं और एक नए स्टेट की बात करते हैं जिसको वो ट्रांजिशिया स्टेट कहते हैं, यानी ट्रांजिशन सोसाइटी का फेस, जहां पर सोसाइटी में एग्रेरिया के भी कुछ फीचर होंगे और इंडस्ट्रिया के भी कुछ फीचर हो जाएंगे। नेक्स्ट उनके एक और मॉडल की बात करते हैं जिसका नाम है फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल, जो 1959 में वो लेकर आते हैं। वो कहते हैं 3 तरह की हम सोसाइटीज़ देख सकते हैं। एक हो सकती है फ्यूज्ड, जिसे वो अंडर डेवलप्ड सोसाइटी कहते हैं। एक प्रिज्मेटिक होगी, डेवलपिंग कंट्रीज आ गई, और डिफ्रैक्टेड में डेवलप्ड कंट्रीज आ गई। फ्यूज में क्या होता है, ज़्यादा एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस इकोनॉमी होती है। यहाँ पर सोसाइटीज़ जो है कौन सी वैल्यूज़ पे निर्भर करती है, जैसे एस्क्रिप्शन हो गया, बाय बर्थ ही आपकी कास्ट क्लास सारी चीज़ें डिसाइडेड हो जाती है। पार्टिकुलिज्म भी पाया जाता है फ्यूज सोसाइटीज़ में, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लॉ, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हो गए, कुछ खास समुदाय को छूट मिल रखी होगी, ऐसी चीज़ें भी पाई जाती है। फंक्शनल डिफ्यूजन होते हैं, एक ही इंसान बहुत तरह के काम में इन्वॉल्व होता है, वो टीचर भी है, वो पंडित भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें होगी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको आप डेवलपिंग कंट्रीज भी कह सकते हैं, जिसमें फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ के दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स मिल ही जाएंगे। डिफ्रैक्शन सोसाइटी आ गई, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आ गई, आप इसमें यूएसए यूके जैसी कंट्रीज़ ले सकते हैं, जिसमें कहा जाता है कि वो अटेनमेंट के बेस पर सोसाइटीज़ चलती है। आपने क्या क्या अटेन किया है मेरिट के बेस पे, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही है, उसके बेसिस पे आपका नाम बनता है, स्टेटस बनता है, रिकॉग्निशन बनती है। बाय बर्थ आप किस घर पैदा हुए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैटर नहीं करती, और यूनिवर्सलिज्म के लॉ वहाँ पर चलते हैं, यानी लॉ जो है सब जगह पर इक्वली एप्लीकेबल होगा, किसी भी समुदाय को छूट नहीं होगी। इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन देते हैं कि जो फ्यूज सोसाइटी होगी वो कभी ना कभी जाकर प्रिज्मेटिक बनेगी, और प्रिज्मेटिक सोसाइटी कभी ना कभी जाकर डिफ्रैक्टेड सोसाइटी बनेगी। ये ऐसे इनकी एवोल्यूशन होती है, और जो इनके की एट्रीब्यूट्स है, यानी जो इनके फीचर्स है, वो सभी मैंने डिस्कस करके आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट कहते हैं प्रिज्मेटिक सालाई मॉडल। ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट मॉडल रहा है। प्रिज्मेटिक में आ जाती है ट्रांजिशनल स्टेट, जैसे हम पीछे पढ़ आए हैं, जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ में होती है। लेकिन साला क्या चीज़ है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम। एक सोसाइटी होगी, वो है एक प्रिज्मेटिक, और उसके अंदर कोई सिस्टम चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको कहते हैं वो साला कहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं 3 फीचर हमें देखने को मिलते हैं प्रिज्मेटिक साला मॉडल में। हेट्रोजेनिटी मिलने को मिलती है, फॉर्मलिज्म देखने को मिलता है, ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है, बहुत तरह के सिस्टम काम करते हुए दिखाई नजर आते हैं। फॉर्मलिज्म का मतलब है कि लॉ जो है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही चल रहे हैं, एक्चुअली एग्जीक्यूशन उनकी ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखाई देती। ओवरलैपिंग का मतलब है सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो एक ही तरह के व्यक्ति कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, यानी क्लियरली जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो नहीं दिखाई देता है ऐसे मॉडल्स में, ऐसी कंट्रीज़ में। बाजार कैंटीन मॉडल यहाँ से फेमस निकल कर आता है इसी मॉडल में, जहाँ पर क्या होता है कि जो मॉडर्न मार्केट का सिस्टम वो भी चल रहा है, और ट्रेडिशनल मार्केट का सिस्टम जिसे हम बाजार कहते थे वो भी चल रहा है। दोनों के फीचर इसमें दिखाई देते हैं, इसलिए इसको प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहते हैं, जिसमें फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड दोनों के फीचर दिखाई देते हैं।
अब हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की। इसमें सबसे पहले नाम आता है मोस्ट एंड मैक्स का, जिसे FM मैक्स भी कहते हैं। ये 4 तरह की ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। पहले बात करते हैं या गार्डियन ब्यूरोक्रेसी की, प्लेटो से इंस्पायर होकर ये बात करते हैं कि ये वो ऑफिशियल होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के बेसिस पे, मॉरल कंडक्ट के बेसिस पे चूज़ किए जाते हैं। चाइना में, रशिया में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। कास्ट ब्यूरोक्रेसी में आ जाती है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है, आपकी एजुकेशन क्या रही है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, वो होती है आपके सोशल क्लासेस के बेसिस पे, आपकी कास्ट के बेसिस पे। एशियन इंडिया में जैसे ये चीज़ दिखाई देती थी। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी वो ब्यूरोक्रेसी होती है जहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शंस चाहिए होते हैं। इसमें स्पॉइल सिस्टम काम करता हुआ दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग पावर में आ जाते हैं वो अपने ही सपोर्टर्स को बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज जो गवर्नमेंट के होते हैं, पोजीशंस, वो दे देते हैं बिना किसी मेरिट को देखे हुए। तो ये यूएस में भी एक टाइम पर काम करता था और ब्रिटेन में भी प्री 19वीं सेंचुरी में काम करता था। मेरिट ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, आपके टैलेंट के बेसिस पे आपको इसका पार्ट बनाया जाएगा ब्यूरोक्रेसी का। ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की, मेरिट ब्यूरोक्रेसी में एफिशिएंसी पर जोर दिया जाता है, कंपटीशन पे जोर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने 4 याद रखनी है। PYQ है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले जिसने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी सिस्टमेटिकली फॉर्मुलेट की वो मैक्स वेबर को नाम दिया जाता है। मैक्स वेबर अपनी ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी को ना कहते हैं आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगर आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का आइडिया किसने दिया, लिख देना कि मैक्स वेबर ने दिया। इसलिए ये एक यूटोपियन आइडिया है। कहने का मतलब वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह होनी चाहिए। इनके मेजर बुक्स के नाम क्या क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947 में आती है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1968 में आती है। ये 6 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की। सबसे पहले आते हैं फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। कहने का मतलब है बॉस कौन है, सबऑर्डिनेट्स कौन है, सुपीरियर कौन, ये सारी चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए। मैनेजर, डायरेक्टर, एवरीथिंग। मैनेजमेंट बाय रूल्स होनी चाहिए। रूल्स पहले ही डिफाइन होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा। अपने आप कोई आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं हो सकता। डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए उनका काम क्या क्या है। एडवांसमेंट पे फोकस किया जाएगा और उसी एडवांसमेंट में कि कितना काम बढ़ रहा है, कितनी ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है, उसकी अचीवमेंट का मूल्यांकन होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली चलाना है। इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मतलब आप अपनी क्वालिटीज़ या अपने जो भी मतभेद है उसमें नहीं लेकर आओगे, आप इम्पर्सनल ही रहोगे जब भी आप काम कर रहे हो। अथॉरिटी की बात करते हैं, बहुत बार इससे भी क्वेश्चन आता है। 3 तरह की अथॉरिटी की बात करते हैं मैक्स वेबर, आपको पता होगा अब तक। पहले आती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो बाय बर्थ मिल सकती है आपको, हेरिडिटरी मिल सकती है आपको, जैसे किसी के फादर जो किंग थे तो उनको मिल जाएगी अथॉरिटी। तो इस तरह से ये पास ऑन होती रहती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी जो होती है वो आपकी पर्सनैलिटी से बनती है, आपके अपने टैलेंट से बनती है कि आपका कितना हो रहा है किसी चीज़ को, कुछ लोगों को या अपने दायरे में सराउंडिंग्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो आपको पोजीशनल बेस्ड अथॉरिटी जिसे आप कह सकते हो कि आप किसी पोजीशन पे हो, जैसे कि आप हो के PM हो, आप CM हो, आप मिनिस्टर हो, ये सभी लीगल रैशनल अथॉरिटी में आती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। पीटर ड्रकर का जो आइडिया है, MBO जिसे कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, MBR। देखो ये एक मैनेजमेंट की थ्योरी है। पीटर ड्रकर डेवलप करते हैं अपनी फेमस बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में आती है। इसमें बेसिकली एम्प्लॉयज़ के जो भी रोल्स है, ड्यूटीज़ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको चेक आउट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ गोल है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे काम करना है कि हम उस चीज़ों को अचीव कर पाएँ। पीटर ड्रकर एक और चीज़ के लिए जाने जाते हैं, नॉलेज वर्कर्स। इन्होंने एक टर्म कॉइन की है अपनी बुक द लैंडमार्क ऑफ टुमारो 1959 में पब्लिश होती है। ये भी याद रखना, PYQ है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक इनका आइडिया बहुत फेमस है कि नॉन परफॉर्मेंस के 6 पाप, 6 सिंस माने जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है तो उसके 6 वजह रही होंगी, 6 रीज़न, उसी को 6 पाप कह रहे हैं। 6 सिंस कौन सी है? पहली है डॉगमेटिज्म, कि आप नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी और इनोवेशन को ओपनली रिसीव ही नहीं कर रहे हो। आप अपने पुराने बिलीव्स, पुराने आइडियाज़ में स्ट्रिक्टली बंधे हुए हो। डॉगमेटिज्म नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रो करना चाहती है। हैविंग लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स, कि आपने गोल और ऑब्जेक्टिव इतने बड़े सेट कर लिए कि वो अनरियलिस्टिक है, अनअटेन्ड है, इतनी जल्दी अचीव ही नहीं किए जा सकते। तीसरा है एक ही टाइम पर बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करना।
चौथा है फैट इज़ ब्यूटीफुल, कि आप समझते हो कि आपकी जितनी बड़ी टीम होगी, जितना बड़ा स्टाफ होगा उतना ही अच्छा है, जबकि ये नहीं है। जितना ज़्यादा स्टाफ आपका बढ़ता जाएगा उतना ही मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो सकता हो। आप चाहे स्मॉल टीम रखिए लेकिन इफ़ेक्टिवली काम लीजिए उनसे। अपने एक्सपीरियंस से ना सीखना, फेलियर टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। और सिक्स्थ है बिलीफ इन इमॉर्टैलिटी, कि आप ये मान के चलते हो कि जो आपने स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिए, जो आपने सिस्टम बिल्ड कर दिए, यही अब उम्र भर चलते रहेंगे तो गलत है। समय के साथ, चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के साथ आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के चेंजेस लेकर आने होंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इमॉर्टल नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बहुत कुछ इस एक ही वीडियो में मिल गया और बहुत कुछ सीखा है आज आपने, तो इस वीडियो को लाइक करते जाना। थैंक यू।